नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं अपडेट @12। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर हेडलाइंस पर। तेज आर्थिक प्रगति और क्षमता निर्माण से बनेगा विकसित भारत, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सतत और सशक्त आर्थिक विकास विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। ये बजट पश्चात वेबिनारों की श्रृंखला का दूसरा वेबिनार। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय। इंडिगो जेद्दाह से भारत के लिए 10 विशेष राहत उड़ानें करेगी संचालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस ने प्रवासियों की सुरक्षा और मदद के लिए आवश्यक कदमों के दिए निर्देश। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरीन और जॉर्डन के राजाओं और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से टेलीफोन पर की बात। मौजूदा हालात पर व्यक्त की चिंता, भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई पर हुई चर्चा। भारत रूस से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी में। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। वायुसेना ने इसे भारत की हवाई रक्षा रणनीति का बताया गेम चेंजर। भारतीय रेलवे ने होली पर लाखों लोगों को पहुंचाया घर। 14 लाख यात्रियों ने पिछले 5 दिनों में उत्तर रेलवे के जरिए की यात्रा। विशेष ट्रेनें सुनिश्चित करा रही देश भर में यात्रियों की सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत और सशक्त आर्थिक विकास विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। यह बजट पश्चात वेबिनारों की श्रृंखला का दूसरा वेबिनार था। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेज और स्थिर आर्थिक प्रगति ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने ये भी बताया कि मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नए रोजगार और अवसरों के द्वार खोलता है और देश के निर्यात को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वालिटी हमारा मंत्र होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहले देश की आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। और निश्चित तौर पर इसमें आज आपके बीच जो मंथन होगा, इस मंथन से जो सुझाव निकलेंगे उनकी बड़ी भूमिका होगी। साथियों, आप सब जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, हमारे एमएसएमईज, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इतना ही नहीं, हमारे छोटे बड़े शहर, ये अर्थव्यवस्था के पिलर्स के तौर पर दिखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन वे सभी इंटरकनेक्टेड है। जैसे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग नए अवसर तैयार करती है और इससे निर्यात में बढ़ोतरी होती है। कॉम्पिटिटिव एमएसएमई से फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करते हुए एक वैश्विक डिजिटल शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। एक डिजिटल अग्रणी के रूप में पहचाने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अब यूट्यूब पर 30 मिलियन 3 करोड़ सब्सक्राइबर का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही वे इस प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं। उनका आधिकारिक चैनल दुनिया के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल बन गया है। हालिया रैंकिंग के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी अपने निकटतम वैश्विक समकक्षों से काफी आगे हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर की संख्या प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में लगभग 1/4 है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी के यूट्यूब दर्शकों की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में 7 गुना से भी ज्यादा है। ये उपलब्धि वैश्विक स्तर पर उनकी डिजिटल लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाती है। और वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वो फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए गल्फ इलाके में इंडियन मिशन के संपर्क में है। देश भर की राज्य सरकारों भी ऐसे लोगों की मदद के प्रयास तेज कर रही हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि वो इलाके के कुछ हिस्सों में एयर स्पेस की बदलती स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। इसी बीच इंडिगो ने आज से जेद्दा से अरब भारत के विभिन्न शहरों के लिए 10 विशेष राहत उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। ये पहल जेद्दा में फंसे भारतीय यात्रियों की वापसी और हवाई क्षेत्र की अस्थिरता से प्रभावित यात्रियों के लिए की जा रही है। एयरलाइन जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय कर रही है। जेद्दा से हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए ये उड़ानें चलाई जाएंगी। ये ऑपरेशन जरूरी अप्रूवल और मौजूदा एयर स्पेस की स्थिति पर निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी गल्फ देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और भलाई पर चिंता जताई। सीसीएस ने सभी संबंधित विभागों को प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से फोन पर बातचीत की। उन्होंने क्षेत्र में फैले तनाव के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इलाके में बदलती स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है और शांति, सुरक्षा एवं जॉर्डन के लोगों की भलाई के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुश्किल समय में जॉर्डन में बसे भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए राजा अब्दुल्ला II का धन्यवाद किया। और फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब 4 से 7 मार्च तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यह उनकी भारत में राष्ट्रपति के रूप में पहली यात्रा है। राष्ट्रपति स्टब इस दौरान नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और कीनोट स्पीकर होंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति स्टब द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति स्टब के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति स्टब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी उनकी भेंट होगी। इसके बाद से वे मुंबई जाएंगे, जहां पे महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। वे भारतीय उद्योग जगत के नेताओं से संवाद करेंगे और मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे। भारत रूस से S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम के 5 नए स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में वायुसेना के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए आगे बढ़ाएगा। पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम के प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने का निर्णय लिया गया। भारतीय सेना में इसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। नए सिस्टम को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर तैनात किया जाएगा, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता और मजबूत होगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताया गया है कि सिस्टम ने 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर पाकिस्तान
के 5 से 6 लड़ाकू विमानों और एक जासूसी विमान को मार गिराया। वायुसेना ने S-400 को भारत की हवाई सुरक्षा रणनीति में गेम चेंजर बताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित स्टडी इन इंडिया एंड डिप्लोमैटिक कॉन्क्लेव 2026 में 50 से ज्यादा देशों के राजनयिकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनिश्चित और तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा समाजों के बीच सबसे मजबूत पुल बनी हुई है। भारत दूसरे देशों के साथ ज्ञान और अनुभव के पुल बनाने का इच्छुक है। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों से हमारे तेजी से बढ़ते इनोवेशन आधारित मल्टी डिसिप्लिनरी और एक्सेस फ्रेंडली शिक्षा सिस्टम में भारत के साथ पार्टनरशिप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण, गुणवत्ता, नवाचार और सस्ती शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, जो भारत को एक ग्लोबल एजुकेशन डेस्टिनेशन के रूप में मजबूती दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और शिक्षा इस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रमुख आधार है। India is a knowledge society. What are the strengths of India? The prime strength of India is its knowledge, its thinking society, and its capacity. We believe our knowledge ecosystem starts from 1000 years ago. We believe Veda is the oldest knowledge treasury of the humankind, human civilization. As mentioned in the presentation, many foreigners came to India. The prominent of them are Huensha from eastern part of the world. They all came to centuries ago to India to learn the society, how India functions, what are the possibilities, how people are behaving, how they are thinking, how civilization grew. I welcome all of you in this great civilization. Today, what are the strengths of India? Friends, India's today's strength is its population, its young population. 1.4 billion human beings are staying in this country. 65% of this population is within the age group of 35. This is the strength. सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने ITI ट्रेनीज के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत 150 घंटे की अनिवार्य ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ग्रुप प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। ये नियम शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 से लागू किया गया है। अब तक पारंपरिक प्रशिक्षण प्रणाली में प्रशिक्षु मुख्य रूप से ITI परिसर में उपलब्ध पुराने टूल्स और मशीनों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। इसके कारण उन्हें आधुनिक और उभरती प्रौद्योगिक तकनीकों से पर्याप्त परिचय नहीं मिल पाता था। नई गाइडलाइन के तहत प्रशिक्षुओं को उद्योगों में जाकर व्यावहारिक अनुभव हासिल करना होगा या इंडस्ट्री आधारित समूह परियोजनाओं पर कार्य करना होगा। इससे उनकी तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी, उन्हें वास्तविक कार्यस्थल के वातावरण को समझने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से ITI प्रशिक्षुओं की रोजगार क्षमता मजबूत होगी और वे बदलती औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने तमिल विद्वानों, विरासत, वास्तुकला और संस्कृति पर आधारित 13 प्रकाशनों और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पर एक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित करते हुए भारत की सांस्कृतिक एकता पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, भारत में अनेक भाषाएं हैं, फिर भी इसकी आत्मा एक है। उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम गीत को लेकर कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना, आज भी वो राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना का एक स्थायी प्रतीक है। Vande Mataram was not merely sung in gatherings, it was widespread in prisons, cried out in protests and embraced the freedom fighters as they marched towards the sacrifice.
Those two words carried the fragrance of our soil, the strength of our rivers, and the spirit of our motherland herself. Even today, when we say Vande Mataram, our hearts fill with emotion, remembering the countless brave souls who drew the inspiration from it and offered everything for the freedom of Bharat. And in the last 3-4 days, I was traveling to Kashmir, to Tamil Nadu and Kerala. I am very proudly say, in Kashmir also, in the Kashmir University, the song Vande Mataram was sung and everybody was standing and everybody was singing together. I went to Kerala. In all the Christian schools, the song Vande Mataram has been played and it was followed by everyone with a pin-drop silence. Why I am telling? Whatever may be our religion, whatever may be our caste, whatever may be our mother language, but we all are one and we have to worship Mother Bharat. That is the only way that we can become stronger and stronger in the global arena. और उपराष्ट्रपति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के प्रयास की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये साधारण प्रकाशन नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। इन प्रकाशनों में रामेश्वरम और रामानुज से लेकर प्राचीन बंदरगाह शहर अरिकामेडु तक, भक्ति साहित्य और संगम युग के संगीत वाद्य यंत्रों से लेकर मीनाक्षी अम्मन मंदिर और बृहदीश्वर मंदिर जैसे स्थापत्य कला की अद्भुत कृतियों तक सभ्यता के व्यापक परिदृश्य को शामिल किया गया है। The books brought out by the Division on Indian Culture are far more than the literary publications. They are the guiding lights for the coming generations. In a fast-moving world shaped by the technology and constant change, our youth need strong roots as much as they need the wings. These books released today will connect them to India's timeless heritage, profound philosophy and spiritual depth. They will instill pride in our civilization, nurture cultural confidence, and inspire young minds to draw strength from the past while shaping a progressive future. When our youth understand the greatness of their inheritance, they rise with greater purpose, responsibility, and determination to build a nation worthy of its glorious legacy. I deeply appreciate the efforts of our ministry and the ministers, Sriman Ashwiniji and Dr. L. Muruganji, for printing these valuable books. The values cannot be compared, but the value will persist forever. भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे जोनों में सटीक योजना और समन्वित कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि देश भर के यात्री होली के त्योहार के लिए आराम और आसानी से अपने घर जा सके। उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए हैं, खासकर उन यात्रियों के लिए जो देश के पूर्वी हिस्सों में होली मनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। 1 मार्च 2026 को दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों से 22 विशेष ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें लगभग 3.36 लाख यात्री सवार हुए। ये संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 18.07% अधिक है। पिछले 5 दिनों में दिल्ली क्षेत्र से लगभग 14 लाख यात्री सफर कर चुके हैं। प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ की निरंतर निगरानी के आधार पर आज भी 22 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है। उत्तर रेलवे के अधिकारी यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर भीड़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। का जो भी अरेंजमेंट देखा काबिल तारीफ था। हाँ, ये होली स्पेशल ट्रेन अभी चला रहे हैं इंडियन रेलवे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन रेलवे को, और उससे काफी सहूलियत हो रहा है। हमको जाना हावड़ा से पटना, स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है, अच्छा लग रहा है। कोलकाता जाने वाला हूँ मैं नया दिल्ली प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम आया हूँ। इधर का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। मैं आनंद विहार से सकरी तक मैं जाऊँगा, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन टिकट भी बहुत अच्छी सुविधा में मिल गया, और उत्तर रेलवे को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित पारंपरिक स्ट्विज्ड सेलिंग वेसल
INSV कौंडिन्य अपनी पहली विदेश यात्रा पूरी करके स्वदेश लौट आया। भारत लौटने पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुंबई हार्बर में भारतीय नौसेना के सेलिंग पोत INSV कौंडिन्य को औपचारिक रूप से फ्लैग इन किया। यह अवसर इसलिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि ये पोत अपनी पहली विदेश यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करके ओमान सल्तनत से अरब सागर पार करते हुए स्वदेश लौटा। दरअसल ये यात्रा भारत और ओमान के बीच समुद्री संबंधों की ऐतिहासिक परंपरा की याद दिलाती है। सदियों पहले भारतीय नाविक और व्यापारी अरब देशों तक समुद्री मार्ग से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करते थे। उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए ये पोत आधुनिक समय में पारंपरिक तकनीक के साथ समुद्र की लंबी यात्रा पर गया और सुरक्षित वापस लौटा। INSV कौंडिन्य को प्राचीन भारतीय सिले हुए जहाज निर्माण तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें नारियल की रस्सियां और प्राकृतिक रेजिन का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि जहाज के हिस्से को लोहे की कीलों की बजाय पारंपरिक तरीके से सिला गया है। ये तकनीक प्राचीन भारत में प्रचलित थी और लंबे समय तक समुद्री व्यापार में इस्तेमाल होती थी। और आज यानी कि 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये खगोलीय घटना भारत के अधिकांश हिस्सों में होगी। हालांकि देश के सुदूर पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर इसका प्रभाव सीमित रह सकता है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस साल का एकमात्र ऐसा चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून कहा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दृश्य तब देखने को मिलता है जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है। इस समय सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है, जिससे चंद्रमा लाल या तांबे के रंग में चमकता है। चंद्र ग्रहण नई दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पटना और देशों के अन्य प्रमुख शहरों में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण का पहला स्पर्श दोपहर 3:21 पर होगा और अंतिम स्पर्श शाम 6:46 पर होगा। खंडग्रास चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 25 मिनट 17 सेकंड की होगी। भारत में चंद्र ग्रहण का प्रारंभ शाम 6:26 पर होगा और समापन शाम 6:46 पर होगा। स्थानीय ग्रहण की अवधि 20 मिनट 28 सेकंड की होगी। और आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। इस साल की थीम है मेडिसिनल्स और एरोमेटिक पौधे, हेल्थ हेरिटेज और लाइवलीहुड को बचाना, जो इंसानी स्वास्थ्य, सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय रोजी रोटी को बनाए रखने में इन पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश दिया है और लिखा है कि विश्व वन्यजीव दिवस हमारे ग्रह को समृद्ध करने वाली और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने वाली अद्भुत जैव विविधता का उत्सव मनाने का अवसर है। ये दिन वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को सराहने का दिन है। हम वन्यजीवों के संरक्षण, सतत प्रयासों, उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं ताकि हमारा वन्य जीवन बढ़ता रहे। उन्होंने आगे लिखा है कि एनडीए सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसमें शामिल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का निर्माण, जो साथ ही देशों के साथ वन्यजीव संरक्षण के सर्वोत्तम अनुभव साझा करने का एक प्रभावी मंच है। दूसरी कोशिशों में है ग्रेट इंडियन को बचाने के मकसद से की गई कोशिशें भी शामिल हैं। और देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। मथुरा, वृंदावन में लोग गीतों और नृत्य के साथ रंगों की रौनक में खोए हुए हैं। वृंदावन के विधवा आश्रम में महिलाओं ने भी गुलाल, अबीर और फूलों के साथ होली खेली है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इससे जुड़ी कुछ खास तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.
Thank you.